हाँ मेरा बेटा, लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ा था? एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीटेड। अच्छा, आप लोगों को चैप्टर 1 का हैंडआउट मिला है? अभी तक नहीं मिला? और इंशाल्लाह ताला कल तक मिल जाएगा आप लोगों को ज़रूर। दिखाना जरा बेटा। अच्छा, अब उसके बाद अगला टॉपिक का नाम है स्टेशियोमेट्री। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा, स्टेशियोमेट्री। जब हम बात करते हैं स्टेशियोमेट्री की, तो बेटा इसमें हम किस चीज को कंसीडर करते हैं? क्वांटिटी को। तो पहली चीज ये पता लगी कि स्टेशियोमेट्री एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। हम क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे। अब किसकी क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे? तो अगला सवाल आता है, जवाब क्या आता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एनालाइज करेंगे। अब ये दोनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? तो फौरन जवाब देंगे, कहाँ मिलेंगी दोनों चीजें? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो तीन हिस्सों में हमने स्टेशियोमेट्री को एनालाइज किया। ये किससे डील करेगी? क्वांटिटी से। किसके दरमियान डील करेगी? रिएक्टेंट प्रोडक्ट। कहाँ होंगे ये? बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो लिखिए जरा, इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। इट इज अ quantitative relationship between reactants and products. It is a quantitative relationship between reactants and products present in a balanced chemical equation. Between reactants and products present in a balanced chemical equation. जब हम प्रेजेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिस तरह से हर किसी के अपने अपने रूल्स होते हैं। हमारे घरों में अब्बा के बनाए हुए रूल, इस घर में रहना है तो खास तौर पर मैंने देखा कि बेटों के साथ अब्बा बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, क्योंकि बेटों की हरकतें ही ऐसी होती हैं। नाराज नहीं होना, अब्बा कभी गलत नहीं होंगे। तो कहते हैं रहना है तो मेरे उसूल पे चलो वरना दफा हो जाओ। इस तरह के जुमले हम लोग जिंदगी में कई दफा सुन चुके हैं। मैं खुद कई दफा घर से बाहर निकाल देते थे मुझे, मैं बाहर बैठ जाता था, रोता रहता था। बाद में अभी खाता आता था, गैबी हाथ अम्मी का, वो खींच के ले जाता था। तो ये सिलसिला चलता रहता है। स्टेशियोमेट्री ने कहा कि आपने अगर मेरी कैलकुलेशन करनी है तो मेरी तीन बातें माननी पड़ेंगी। हमने बेसिकली दो एजम्पशंस पढ़े थे, लेकिन अब हम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो तीनों एजम्पशंस को देखना पड़ेगा। पहली चीज, तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अगर 20 ग्राम रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट भी कितना बनना चाहिए बेटा? 20 ग्राम। दूसरा, साइड में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। और तीसरा, ये जो स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन है इन दोनों लॉज को फॉलो करेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर, let's suppose you called me after getting admission in medical college and you started to talk with me in English. Just you call me, hello sir, hi son, how are you? Sir, congratulations, I got admission in Dow Medical College. That's great. Sir, you are invited at my home tonight at sharp 8 p.m. I'll reach at his home at sharp 7:30 p.m. So he will bring for me parathe, aloo ke. I also kept aloo ke parathe along with me. I started eating his आलू के पराठे and myself आलू के पराठे। अब मेरे जाने के बाद जब इनकी मदर पूछेंगी कि बेटा सर ने कितने पराठे खाए, तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता पाएंगे। साइड में सर कितने पराठे खाए ये तो नहीं पता, वो अपने साथ लाए थे, मगर हमारे वो 11 पराठे खा गए। तो लिहाजा
साइड में कोई रिएक्शन होगा तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कोई एतराज? तो लिख दें इसके बेसिक एजम्पशंस। बेसिक एजम्पशंस नंबर 1, basic assumptions number 1, reactant should be completely converted into products. Reactant should be completely converted into products. Number 2, number 1, reactants should be completely converted into products. और बेटा नंबर 2, no side reaction occur. No side reaction occur. और नंबर 3, it should follow। कौन साइंटिस्ट था, किसी को याद है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का साइंटिस्ट लेवाइजर। और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्राउस्ट। नाउ वी हैव बिकम लॉन्ग टर्म मेमोरी गेन, नॉट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वी हैव, डू रिमेंबर? हालांकि हमने ये पढ़ा था पिछली से पिछली क्लास में, मंडे को, एक हफ्ता हो गया। इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास and law of constant composition. It should follow law of conservation of mass and law of constant composition. देखो बेटा, स्टेशियोमेट्री क्या चीज एनालाइज करती है? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी? सॉरी, it should follow law of conservation of mass and law of constant composition. क्वांटिटी एनालाइज करती है किसकी? आप कहोगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये कहां मिलेंगे? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ओके बेटा, ये 3 हिस्सों में क्यों बताई? सीधा सीधा पूछ लेते हैं, स्टेशियोमेट्री डील्स विद डैश, तो जवाब क्या होगा? क्वांटिटी या क्वालिटी? स्टेशियोमेट्री एग्जिस्ट बिटवीन डैश एंड दीज रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर फाउंड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हेडिंग डाल दो स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप। मेरी बेटी लिख लो बेटा कि इट शुड फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कितने स्टेशियोमेट्रिक रिलेशनशिप हैं? मैं 5 पढ़ाऊंगा। आई डू एनालाइज कि आप यूनिटरी मेथड को छोड़ देंगे, इस मेथड को फॉलो कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई चीज भी आ जाए तो आप इस रिलेशनशिप को फॉलो करते हुए हर तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले मैं काम कर रहा हूं। अच्छा, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इस वक्त एक सच्चा पाकिस्तानी हूं, और जब आप फिनिश करूंगा तो अच्छे खासे बच्चों में सच्चे पाकिस्तानी की स्मेल आएगी, गंदी सी। जहां देखे स्मेल आने लग जाए समझ जाएं कि हम पाकिस्तानी बन चुके हैं। पहला मैं बता रहा हूं, पहले मैं सेम सेम पढ़ाऊंगा। मास 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 रिलेशनशिप याद होगा आप लोगों को, किताब का सवाल था सिंटैक्स की। कह रहा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 25 ग्राम है तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना होगा? ये सवाल कराने की वजह, ये लास्ट डॉ मेडिकल कॉलेज के पेपर में 2009 में ये सवाल आ भी चुका। अब मेरा बेटा मास गिवन है और मास पूछ रहा है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? सबको पता है ये रिश्ता मास मास कहलाता है। एग्री कर रहे हैं सब? अब मैं आपको इसका एक 1 लाइन फार्मूला बता रहा हूं। जो भी कैलकुलेशन करनी है बेटा एक ही बार करनी है। मल्टीप्लीकेशन एडिशन ये फौरन नहीं आएगी, और हमें ये नहीं आ रहा, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपको आएगी, क्योंकि कैलकुलेटर आपकी जिंदगी से पहली दफा छीना गया। जब हमसे मोबाइल छीना जाता है
तो उस वक्त के साथ साथ हमारे अंदर मोबाइल के बगैर रहने की आदत पड़ जाएगी। जैसे मुझसे मोबाइल रात को 1 बजे के बाद छीन लिया जाता है, तो मुझे 1 बजे के बाद लाजमी घर के कामकाज दोबारा करने पड़ते। सॉरी बेटा, वन एंड ओनली हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी जी। मेरे बच्चों, इसका फार्मूला देख लो। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर। अच्छा मेरा बेटा, मैंने यहां पर एक टर्म इस्तेमाल की है, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास, साथ साथ फार्मूला याद भी कर लो बेटा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जब मैंने यहाँ टर्म लिखी है मॉलिक्यूलर मास, इसका मतलब ये होगा बेटा, जितने मॉलिक्यूल होंगे उनके मासेस में। अगर यहाँ मेरा बेटा कोफिशिएंट 2 होता तो मैं 2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास रखता। अगर यहाँ पे टर्म लिखता मैं मोलर मास, तो मोलर मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास। एग्री? ये फॉर्मूला है मास मास रिलेशनशिप का। अब मेरा बेटा मुझे बताओ, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। गिवन मास कितना है, 25। CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट। 40 प्लस 12 52 प्लस 48, 3 ऑक्सीजन है, 100। रिक्वायर्ड मास CaO, मॉलिक्यूलर मास 40 प्लस 16 56। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 25 मल्टीप्लाई बाय 56 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय CaO। एग्री कर रहे हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। और जब CaO का मास मालूम करना है तो 100 कहाँ चला जाएगा, नीचे जाके डिवाइड। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 56 अपॉन 100। अब मेरी कुछ खास खास बातें, मुझे बहुत ज्यादा मैथ्स तो नहीं आता, गुजारे लायक आता है। जिन नंबर के आखिर में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है या 0 आ रहा है, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। सही मेरा बेटा? और जिन नंबर के आखिर में 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, वो नंबर लाजमी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जिन नंबर के आखिर में 0 आ रहा है, वो कंफर्म किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। आखिरी बात, आप नंबर्स को ऐड करें। इफ देयर सम अप डिवाइडेड बाय 3, तो फिर वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसको देखो बेटा, फर्स्ट करो आपके पास कितना बड़ा नंबर दिया हुआ है, 324। अब आपने सोचा कि यार ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। आपने इन सबको ऐड कर लिया, 3 और 2 5, 5 और 4 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? यस। अब वो जब 9 कटेगा तो यकीनन 324 भी 3 के टेबल में 100% आएगा। एग्री? कोई मसला? अब मेरा बेटा देखो, इसके आखिर में 5 और 0 आ रहा है, तो 5 से कटेगा ना यकीनन। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अच्छा हिम्मत करो, 4 के टेबल भी तो हम सबको आते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा 16 हुआ, 4 4 जा 16। क्या आंसर आया? देखो हम लोग कहते थे, करते थे न्यूमेरिकल, इसका फर्स्ट ईयर में कितना बड़ा तरीकेकार था। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट। तो ये मेरे पाकिस्तानी होने की पहली निशानी, शॉर्टकट मेथड। गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, रिक्वायर्ड मास मॉलिक्यूलर मास। कोई मसला मेरे बच्चों यहाँ पर? इसको नोट कर लें, दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप। अच्छा एक CO2 में जल्दी से मुझे निकाल के भी बता दो, तो अब मैं चेक कर लूं कि जितना 25 ग्राम रिएक्टेंट है तो ये भी 25 आना चाहिए। अच्छा एक और तरीका सुन लो, अगर फर्ज करो रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, तो आपसे कह रहे हैं दोनों के मासेस क्या होंगे। तो आप पता है क्या करो, एक का मास निकाल लिया, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का मास माइनस कर दो। 25 माइनस 14, क्या जवाब आया, 11। तो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वुड बी हाउ मच ग्राम, 11 ग्राम। लेकिन उसको इस फार्मूले में रख के जरा मेरा बेटा सॉल्व करके बताओ, 11 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। गिवन मास की जगह 25 ही रहेगा मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास की जगह 100, रिक्वायर्ड मास CO2 आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होगा, 12 प्लस 32 बिकम्स 44। बिल्कुल सही, 11 ग्राम आ रहा है आंसर।
ये हो गया मेरा पहला रिलेशनशिप, दैट इज मास मास रिलेशनशिप। किसी को कोई मसला? सबको क्लियर है बेटा? जी मेरी बेटी, देखो मेरा बेटा, ये 25 ग्राम है और ये मास मालूम करने को कह रहा है। फॉर्मूला हमने लर्न करना है, गिवन मास अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास, रिक्वायर्ड मास अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 25, उसी का मॉलिक्यूलर मास आया 100, रिक्वायर्ड मास CaO अपॉन उसी का मॉलिक्यूलर मास आ गया 56। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, CaO मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 56। और जब CaO मालूम करना है तो 100 नीचे जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सही बेटा? सेकंड, जी बेटा मेरी बेटी, यहां पर मैंने इस्तेमाल किया टर्म मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबके मासेस रखे होंगे। मोलर मास का मतलब एक मोल का मास। ऐसी एक और टर्म आती है मोलर वॉल्यूम, उसका मतलब क्या होगा मेरा बेटा, एक मोल का वॉल्यूम। यानी मोलर मींस एक मोल। नंबर 2, अब बताओ सेम सेम में और कौन सा होगा? नंबर 2, अगर मैं ये लिख दूं, कोई इतराज तो नहीं है? मोल मोल रिलेशनशिप। सेकंड वन इज मोल मोल रिलेशनशिप। मेरी बेटी मसला ये है, हर एक में अलग अलग रिलेशनशिप है, लेकिन मैंने 5 बना दी एकदम से, ज्यादातर 4 तक है। क्योंकि बेटा मास दिया हुआ है, मास पूछ सकता है, मोल दिया हुआ है, मोल पूछ सकता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ सकता है। सुनते रहना, मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ सकता है, मास दिया हुआ है, मोल भी तो पूछ सकता है। सारे रिलेशनशिप हम कर लेंगे ना, तो हम यूनिटरी मेथड नहीं करेंगे, फिर इसी मेथड को फॉलो करेंगे। पास पेपर में मेरा बेटा देखो, लास्ट टाइम तक तो मास मास और मास वॉल्यूम इन दो के न्यूमेरिकल आते, लेकिन अब चेंज हुई है बुक। अब सुन लो, हुआ ये है कि उन्होंने कहा फेडरल और पंजाब से देंगे, लेकिन अब हम कह रहे हैं नहीं, हम फेडरल को भी देखेंगे, पंजाब को भी देखेंगे, KPK को भी देखेंगे, सारी किताबों को देखेंगे, कभी हमें फिर धोखा मिल जाए। इंसान एक दफा धोखा खाता है, उसके बाद उसको या तो धोखे की आदत हो जाती है, या फिर वो धोखों से बचने की कोशिश करता है। हमें एक दफा धोखा हुआ, लेकिन वो भी इतना बुरा धोखा नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों किताबों को लेके चल रहे थे, तो बाद बच्चों का बेड़ा पार भी हुआ। लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, हम चारों चीजों को लेके चले। अच्छा, अब आ जाओ मेरा बेटा, यहां पर कह रहा है अगर इसके मोल हैं 300, तो बताओ ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? तो खुद बता दो ये रिश्ता क्या कहला रहा है, मोल मोल। सोच के बताओ इसका फार्मूला क्या होगा, गिवन मोल अपॉन, नहीं, यहां पर लिखेंगे मोल कोफिशिएंट, जो आपको इक्वेशन में गिवन है। वहां पर मॉलिक्यूलर मास रख रहे थे क्योंकि मास गिवन। तो क्या बनेगा फार्मूला, गिवन मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट इज इक्वल टू, आगे बताओ मेरा बच्चों, रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। देखो आधा पाकिस्तानी बना दिया मैंने आपको तकरीबन। गिवन मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। अब मेरा बेटा जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर इन दिस फार्मूला। गिवन मोल आर हाउ मच, 300, मोल कोफिशिएंट आर हाउ मच, 2, required mole O2, and mole coefficient of oxygen are 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, O2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई 3। और जब O2 मालूम करना है तो 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 2 वन जा 2, 2 वन जा 2, 10 बन गया, 2 5 जा 10, 0, 153 जा 450 मोल्स।
देखो हमने जो भी कैलकुलेशन करनी है मेरा बेटा, खुश हो जाओ, एक ही बार करनी है। जो भी बदतमीजी है वो एक ही बार है। हम उसमें बार बार मरते थे। हम क्या करते थे, पहले मोल निकालते थे, फिर नोन मोल की मदद से अननोन का मोल निकालते थे, फिर मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास करते थे। 3 जगह हम परेशानी का शिकार होते थे। यहाँ सिर्फ एक जगह हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर। ये नोट कर लो बेटा, दिस इज मोल मोल रिलेशनशिप। Those who are taking class from their home with rest and rest, क्या उनको समझ में आ गया बेटा? मैंने इसलिए रेस्ट एंड रेस्ट बोला। नहीं नहीं, क्या हो गया बेटा? दे आर अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो दिस इज सेकंड वन, मोल मोल। फर्स्ट वन वाज मास मास। फॉर्मूला याद हो गया? फॉर्मूला मुश्किल नहीं है। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। हम क्यों सारे बच्चों के नाम अलग अलग रखते हैं, एक ही नाम रख लेते? मेरी बेटी रिलेशनशिप मोल मोल है ना, तो मोल कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे। वहां मास आ रहा था तो मॉलिक्यूलर मास रखा बेटा। जी बेटा। इसको छोड़ दो, ये तो मेरे अपनी जाति बनाए हुए सवाल दे रहा हूं ना। ऐसा होगा नहीं ना मेरा बेटा, ये तो मैंने खुद ही लिख दिया, ये इतना तो ये इतना हो। तीसरा, तीसरा सिमिलर कौन सा हो सकता है? अच्छा, अब मेरे बच्चों में से कोई मुझे बताएगा कि इस वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम एक लॉ अप्लाई करते हैं, उस लॉ का नाम, शाबाश, वन ऑफ माय सन इंटीमेटेड मी। यहां पर हम एक लॉ अप्लाई करते हैं जिसका नाम है गैलुसैक लॉ। तो वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप इज एप्लीकेबल फॉर, या गैलुसैक लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब इसने क्या कहा कि गैसेस कंबाइन विद ईच अदर, गैसेस जब भी आपस में कंबाइन करेंगी उनका रेशियो क्या होगा? इन आ सिंपल होल नंबर रेशियो। गैसेस का कंबाइनिंग रेशियो हमेशा किसमें होगा? सिंपल होल नंबर में। और मेरे बच्चों, सिंपल होल नंबर किसको कहते हैं? 1 2 3, या स्मॉल होल नंबर। स्मॉल होल नंबर सिर्फ 3 है, 1 2 या 3। और 4 5 6 क्या है तो वो भी होल नंबर, मगर लार्ज होल नंबर है। आपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, स्मॉल कोफिशिएंट लगाते हैं, लार्ज लगाते हैं? स्मॉल। तो इन्होंने कहा कि गैसेस का कंबाइनिंग रेशियो किसमें होता है? स्मॉल होल नंबर रेशियो में होता है। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने ये सवाल दिया, 2NH3 N2 प्लस 3H2। ये कह रहा है कि अगर अमोनिया का 800 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा? खुद देख लो मेरा बेटा, 800 डीएम क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, रिलेशनशिप इज वॉल्यूम वॉल्यूम। अब जरा सोचो, अगर मैं कहूं इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ गैलुसैक लॉ बताओ, तो क्या बताओगे? यहां वॉल्यूम का यूनिट क्या गिवन है? डेसीमीटर क्यूब। तो क्या बताओगे कि भाई 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अमोनिया डिकम्पोजेज इनटू 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। क्या इनका रेशियो सिंपल होल नंबर में ही है? क्या विद इन द रेंज है? तो लिहाजा इस चीज को फॉलो करना है। अब बताओ इसका फार्मूला क्या होगा? गिवन वॉल्यूम अपॉन, जिंदाबाद, देखो पाकिस्तानी की आवाज आई, वॉल्यूम कोफिशिएंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कोफिशिएंट। बना दिया पाकिस्तानी। गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कोफिशिएंट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम अपॉन
वॉल्यूम कोफिशिएंट। कोई इतराज? अब मेरा बेटा वैल्यू पुट कर दो। गिवन वॉल्यूम इज 800, कोफिशिएंट कितना है इसका 2, रिक्वायर्ड वॉल्यूम H2, कोफिशिएंट कितना है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब इतना तो पता लग गया, हमें सॉल्व करके दिखाना थोड़ी है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। 800 मल्टीप्लाई बाय 3/2। एक और पाकिस्तानी की आवाज आई, 2 4 8 0 0। तो क्या आ गया आंसर 1200 decimeter cube. This is third relationship, that is volume volume. जी बेटा। एसटीपी में मेरी बेटी कुछ, हाँ वो किसी और में करेंगे, यहाँ सिर्फ कोफिशिएंट। तभी मेरी बेटी मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख दिया, लॉ, गैलियोसेक लॉ के मुताबिक कोफिशिएंट को वॉल्यूम के टर्म में लिख दो खाली। Whatever the coefficient are present in given equation, that should be written with respect to their volume. This is relationship number third. After completion of your chapters, we will start your test. और टेस्ट जो है उसमें कॉन्सेप्चुअल का टेस्ट अलग, बुक लाइनिंग का टेस्ट अलग, और वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी मटेरियल। हम आपको बुक लाइनिंग की चीजें भी देंगे पढ़ने के लिए। देखो बेटा अभी वक्त है, अभी हमारे पास सेकेंड ईयर का बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है, तो अभी हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को 2-3 महीने अच्छा पढ़ लेंगे तो ये हमारे काम आए। बस ये सोच लो बेटा कुछ पाने के लिए बहुत सारी चीजें कुर्बान करनी पड़े। आपने देखा जो बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, जो वो हर जगह जाना आना छोड़ देता है, कहीं नहीं जाता। क्यों? उसको पता है 4 साल बाद मैं एक ही दफा निकलूंगा होंडा सिटी में, होंडा सिटी में या टुंड्रा में। सोचो ऐसे जब आप लोग बड़े डॉक्टर बन जाओगे बड़े, तो होंडा सिटी में घूमोगे, होंडा सिटी। जी बेटा, क्या कह रहे हो मेरा बेटा? माय गॉड, थैंक यू डॉक्टर साहब। बशर्ते कि आपको मेंटल का डॉक्टर बनना पड़ेगा, आगे चल के तो हमारा दिमागी सल्तुनत में ही मसला होगा। सल्तुनत, तवाजुन को कहते हैं ना सल्तुनत। हाँ भाई, अब आ जाओ मेरा बेटा, चौथा रिलेशनशिप। यहां पर मेरा बेटा मैं दोनों रिस्पेक्ट से आपको बताने की कोशिश करूंगा। फोर्थ वन इज, कौन सा है मेरा बेटा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। पाकिस्तानी होने के नाते मैं आपको एक लाइफ लाइन दूंगा यहां पर कि मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में कौन सा लॉ अप्लाई होता है। कौन सा लॉ अप्लाई होता है? यहां पर हम अप्लाई करते हैं एवोगैड्रो लॉ। ये एक लाइफ लाइन मैंने आपको दे दी। अब वो लॉ क्या कहता है बेटा मेरा? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? तो एट एसटीपी 1 मोल ऑफ any gas occupies how much volume? 22.4 decimeter cube. अब जरा सोचिए, एवोगैड्रो ने ये काम किया, भाई ये काम तो कोई भी कर सकता है। अब एक अनएजुकेटेड पर्सन, कारपेंटर, उसने कुर्सी क्या सोच के बनाई? इस कुर्सी पर शर्त क्या है? इंसान का बच्चा बैठे। इंसान का बच्चा बैठे, हाथी का बच्चा नहीं बैठ सकता, कुत्ते का बच्चा नहीं बैठ सकता, सिर्फ किस पे बैठे? इंसान। उसी तरह से एवोगैड्रो ने कहा चाहे लाइटेस्ट गैस हो
चाहे हैवीएस्ट गैस हो, उसका एक मोल हमेशा कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा? 22.4, बशर्ते कि कंडीशन क्या हो? एसटीपी। अब देखो ये मैंने आपको जो लाइफ लाइन दी है ना, अच्छा इसका, इस रिलेशनशिप का फार्मूला ये मेरी अपनी जाती इन्वेंशन है, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। वहां पे मैंने दुनिया को बताया कि मैं भी पाकिस्तान में, सारे फार्मूले थे, ये फार्मूला मैंने खुद बनाया। अब मिसाल के तौर पर ये सवाल है, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O कह रहा है, ये 2011 में आ चुका है फर्स्ट ईयर के थ्योरी के पेपर में। अगर मीथेन 20 ग्राम है तो बताओ ऑक्सीजन का वॉल्यूम एसटीपी पर क्या होगा? तो ये आपके सामने लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कौन सा है मेरा बेटा? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। हिम्मत करके इसका फार्मूला बनाते। क्या चीज गिवन है आपको? तो आधा फार्मूला तो मेरे बच्चे बना देंगे। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम एट एसटीपी। खत्म। यानी अब मेरी बेटी आपने कहा था ना कि सर यहाँ पे वो 22.4 कब रखेंगे? अब ये मास वॉल्यूम में रखेंगे। अब जरा मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने चला हूं मैं। गिवन मास कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 20। मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 4 16। रिक्वायर्ड वॉल्यूम O2। वॉल्यूम एट एसटीपी खुद देखो, एक मोल का होता है 22.4, यहाँ कितने मोल मेंशन है? सीधा सीधा 2 मोल मेंशन है, तो कितना रख दूंगा मेरा बेटा? करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 मल्टीप्लाई 44.8 अपॉन 16। अब जरा डेसिमल को कट करने का तरीका देखिए, तवज्जो बेटा। यहाँ मेरा बेटा राइट हैंड से कितने के बाद डेसिमल है? 1। तो बजाय इसके कि मैं इसकी जगह 1 लिख के और 0 लगाऊं, नंबर एक और बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं करो। यहाँ गौर से देखो, राइट हैंड से 1 के बाद डेसिमल, अल्लाह का गॉड प्रॉमिस। तो मैं सीधा सीधा क्या यहाँ पे एक 0 लगा दूं? अब क्या मैं डेसिमल को रिमूव कर सकता हूँ? अब बताओ, 0 से 0 कैंसिल, आज की पार्टी कैंसिल। अब 2 का टेबल पढ़ो मेरा बेटा। 2 1 जा 2 8 जा। अब 8 का टेबल भले ना पढ़ो, 4 से जाएगा ये। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 6 जा 12। क्या आ गया? 56 DMQ। अब मैं ऐसे ही सवाल आपके सामने एक और शेयर करूंगा। अब रिलेशनशिप चेंज हो गया। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2। अब मैंने कहा अपने बच्चों को कि वॉल्यूम 56 DM³ है, तो बताओ मीथेन का मास क्या होगा? क्योंकि मास वॉल्यूम भी हो सकता है या वॉल्यूम मास भी हो सकता है, इसमें तो दोनों हो सकते हैं ना मेरा बेटा। अब बताओ इसको देखते हुए फार्मूला क्या लिखूं? गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, इसमें लाना शुरू हो गई। फिर क्या लिखूंगा? रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये मैंने फॉर्मूला बताया, ये मेरे बच्चों ने ही बताया ना। अब हमने पाकिस्तानी होने का सबूत देना शुरू कर दिया। मॉलिक्यूलर मास। अब बताओ मेरा बेटा, गिवन वॉल्यूम 56, वॉल्यूम एट एसटीपी 40। नहीं मेरी बेटी, 2 मोल्स हैं तो 1 मोल का 22.4, 2 के लिए। रिक्वायर्ड मास CH4, मॉलिक्यूलर मास क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू 16 अपॉन 44.8। यहाँ डेसिमल राइट हैंड से 1 के बाद है, रिमूव करके या तो यहाँ 0 लगा दो या यहाँ लगा दो। मैंने यहाँ लगा दिया। 4 के टेबल से काटूंगा। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 0। फिर 4 से कटेगा। 4 3 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 4 2 जा 8, 3 बचा 32, 4 8 जा 32, 4 10 जा 40। अब उसके बाद क्या 7 का टेबल सब बच्चों को आता है मेरे? 7 4 जा 7 8 जा, अब 4 1 जा 4 2 जा 10 2 जा 20।
10 टू ज़ा 20, 10 टू ज़ा 20। हमारा आंसर क्या आ गया? 20 ग्राम। कैसा? देखो मेरी बेटी, ये डेसिमल वाली बात देखो, 56 इंटू 16/44.8। राइट हैंड से कितने के बाद? एक के बाद। इसको रिमूव करके पूरा, या तो जीरो यहां लगा दो, एक जीरो यहां लगा दिया, तो दो जीरो लगा दो। तीन के बाद है तो तीन जीरो लगा दो। चार के बाद है चार जीरो। पांच के बाद पांच जीरो। छह जीरो। जैसे घर में आए, आज आपने 5 बर्तन धोने, धो लेंगे। आज मेहमान आए थे तो बहुत सारी प्लेटें बर्तन धो लेंगे, तभी झगड़ा भी नहीं होता घर में ज्यादा। जी बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं मेरी बेटी, वो भी मैं बताऊंगा, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। आरटीपी पर वॉल्यूम कितना रखोगे? सीधा सीधा 24। एसटीपी पर 22.4 होता है, और आरटीपी पर 24। ये मैंने अभी लिख के रखा हुआ था, जब मैं मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन लिखवाऊंगा ना, तो वहां लिखवा देता। तो ये हो गया आपका, अल्लाह भला करे, चौथा रिलेशनशिप। नहीं मेरे बेटा, ऐसे रिलेशन नहीं देगा। सिर्फ एक और रह गया, मास मोल या मोल मास। ऐसे तो बहुत सारे यार, मोल और मोल फ्रैक्शन नहीं, ये मैंने बड़ा एनालाइज करते हुए डीपली 5 कर दिए। ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन उनके आते नहीं सवाल मेरा बेटा। जी बेटा, हाँ बिल्कुल सेम है। आरटीपी और एनटीपी का मतलब सेम होता है। तो मेरा बेटा ये हो गए 4 अदद रिलेशन। अब आ जाओ पांचवा। Avogadro law is applicable for dash relationship, and Gay-Lussac law is applicable for volume। मैं यहाँ रख दूं, क्योंकि इसी में हमें चाय मिलती है। कप नहीं होंगे तो चाय नहीं। पांचवा, फिफ्थ एंड लास्ट रिलेशनशिप पर आ जाओ मेरा बेटा। वो ऐसे है, मास मोल, या दूसरा नाम क्या होगा इसका, और मोल मास। दिस इज फिफ्थ रिलेशनशिप। फिर मैंने ऐसे लिखा 2NH3 N2 प्लस 3H2।
अब जरा देखो मेरा बेटा, अगर ये 68 ग्राम है तो पूछ रहा है नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे। अगर अमोनिया 68 ग्राम है तो नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे। हिम्मत करके फार्मूला बनाए, क्योंकि अब आप लोग सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। क्या लिखूं? मास दिया हुआ है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट। कैसा? अब फखर महसूस हो रहा है ना अपने पाकिस्तानी होने पर? मैंने नहीं बताया, काफी बच्चों ने फॉर्मूला बताया। तो अब मैं वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लूंगा डायरेक्ट। तो गिवन मास की जगह रखूंगा मेरा बेटा 68। मॉलिक्यूलर मास, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास मेरा काम करेगा वो वर्डिंग। 14 प्लस 3 कितना होगा? 17। और 17 टू जा अल्लाह अकबर 34। 17 टू जा 34। जाती टेबल नहीं पढ़ने। रिक्वायर्ड मोल की जगह क्या आ जाएगा मेरा बेटा? N2। और मोल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 68 इंटू 1 अपॉन 34। 2 का टेबल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 3 जा 2 4 जा। अब ये 17 के टेबल में आता है 34। 17 1 जा 17, 17 2 जा, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल्स मेरा आंसर आ गया। हाँ 34 2 जा, फिर भी थोड़ा इतिहास से हम पहले कम टेबल से काटे ना बेटा। अब आ जाओ दूसरा। यहां पर मैं अगर इसको चेंज करूं तो अब बताओ क्या आएगा आंसर? क्या आना चाहिए उसूलितों पर? 68 ग्राम। तो अब मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी, 2NH3 N2 प्लस 3H2। मेरा बेटा मैंने कहा अगर ये 2 मोल्स हैं तो बताओ इसका मास कितना होगा। अब बताओ फार्मूला क्या रखूं? मोल्स दिया हुआ है, गिवन मोल अपॉन मोल कोफिशिएंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वैल्यू पुट कर ले, 2 अपॉन 1 NH3 अपॉन 34। खुद देख लो, 34 2 जा 68 ग्राम will come my answer. This is fifth relationship. कितना आसान हो गया स्टेशियोमेट्री हमारे लिए। Would it become जी मेरा बेटा 34। देखो मेरी बेटी, 2 1 जा 2, 2 7 जा, ये वाली NH3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, NH3 आएगा। अब 34 को 2 से क्या कर दोगी मेरी बेटी? मल्टीप्लाई। तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। कितना आ गया? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला? NH3 दो हैं, एक N का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 होता है। 14 प्लस 3 17, 17 2 जा 34 बेटा। अच्छा मैं आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना? ग्रुप बना हुआ है, मैं हूं। अच्छा तो फिर मैं आपको ना अभी एक शीट भेजूंगा, इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें पास पेपर के कुछ क्वेश्चन है। नहीं नहीं, सारे सारे पूरे, जो जब तक, या तो मेरे काम करो बल्कि कल खत्म हो फिर मैं दे दूंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपका 5-6 दिन होंगे ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना, फिर मुझे मंडे को बताना कितने हुए। लिख लिया बेटा? तो यहां पर हमारा स्टेशियोमेट्री कंप्लीट हुआ। एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने कभी ये बात सोची होगी कि मैं आप लोगों को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह समझता हूँ मगर कुछ खिलाता नहीं है। उसके पीछे भी आप लोगों की जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों की जिंदगियां बहुत ज्यादा अजीब है। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा चलो यार आज मुझे तनख्वाह मिली है यहाँ से 2142 रुपए, तो क्यों ना मैं बच्चों को खिलाऊं। तो मैंने सोचा कि भाई मैंने 2 जिंगर बर्गर मंगाए, एक जिंगर बर्गर फॉर गर्ल्स
और एक जिंगर बर्गर फॉर बॉय। अब मैंने दोनों में रख दिए, बेटा जिसने खाना है खा लो। अब इस मारा मारी लूटम लाठी के चक्कर में क्या होगा, कुछ लोग शहीद भी हो जाएंगे, कुछ लोग पैरों तले भी आ जाएंगे, डायरेक्ट मुंह पे ही पैर, मुंह में बर्गर गया, पैर चला गया, बर्गर हलक में, ट्रैकिया की नाली में, एकदम सांस रुक गई, बंदा गया। अब क्या हुआ, वो जिंगर बर्गर विद इन सेकेंड्स खत्म हो गया। कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, कुछ जिनको मिला वो तपा रहे। लेकिन मुझे पता लगा, मैंने बोला हाँ भाई क्या हुआ, ये अफरा तफरी, सर 6 लोग शहीद हो गए। अब मुझे दुख हुआ यार, ये काम मेरी वजह से हुआ। तो सोचो मैंने आप लोगों के लिए क्या चीज सेलेक्ट की थी, कम क्वांटिटी वाली चीज जो फटाफट कंज्यूम हो गई। और जो फटाफट कंज्यूम हो जाती है कम क्वांटिटी वाली चीज, वो क्या कहलाती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैंने ये सोचा कि यार अगले दिन अगली क्लास में उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मैंने कहा कि यार उनके लिए हम दुआएं करेंगे। तो 3 तस्वीरें यहाँ लगी हुई, 3 वहां लगी हुई हैं, हम आ गए यूं करके, तस्वीरों पे हार भी लगा दिया, 10-10 रुपए वाले। अब तो निकल गए वो, बेकार है महंगे हार लगाना। तो ये हुआ बेसिकली, जब ये ऐसा सिलसिला हो गया तो मैंने, जब सब बच्चे इंतजार आ रहे, अच्छा मेरे दिल में मलाल भी है, दुख भी है कि नहीं यार ये मेरी वजह से हुआ। तो मैंने क्या किया, जज्बात की रौ में बह गया और अपने 1 साल की तनख्वाह पूरी लगाने की कोशिश की। हर बच्चे की चेयर पर 10-10 जिंगर बर्गर रखे, इस तरह कर। अब क्या होगा उसमें, कुछ बच्चे देख के, सर ये सब मेरे लिए, अटैक खत्म, इंतकाल। भाई सर जिंदगी में कभी एक से ज्यादा नहीं आए मेरे लिए, आपने 10 मंगा लिए। अच्छा कुछ लोग सक जान, कुछ लोग होते ना पत्थर दिल की टाइप के, सर 10 बस। खैर अच्छा उन्होंने खाना शुरू किया, 1 2 3 4 5, घर गए, तबीयत खराब, मोशन, डिहाइड्रेशन, इंतकाल। शाम तक खबर आ गई फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिससे मैं ब्लड नहीं बचा था, जिंगर बर्गर के पार्टिकल घूम रहे थे, तो लिहाजा गए। अब वो चीज क्वांटिटी में क्या थी, ज्यादा, तो वो चीज क्या कहलाएगी, एक्सेस रिएक्टेंट। अब पता लगा कि मैं क्यों नहीं खिला रहा हूं, कम खिलाऊंगा तो भी इंतकाल, ज्यादा खिलाऊंगा टाटा बाय बाय फिनिश। तो बेहतर यही है कि ना खिलाओ, ऐसे ही खुश रहो। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट याद रखो मेरे बच्चों, एनएमडी कैट में ये एक एमसीक्यू आ चुका है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या देता है, कम या ज्यादा, कम देता है। और खुद क्वांटिटी में क्या होता है, कम। और जी बेटा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट का अमाउंट क्या देता है, कम, क्योंकि खुद क्वांटिटी में क्या होता है, ये कम। और एक्सेस रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो क्वांटिटी में और प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा। अक्सर माँ बाप की नियते बच्चे कदम कदम पे माँ बाप को जलील कराते, रिश्तेदारों के जाते हैं, वो लोग खाना खा रहे तो यूं करके देखो होते हैं, बिरयानी खा रहे हैं हमने बिरयानी, वही अम्मी नोट करके रखती हैं। अब घर में कोई तकरीब होती है, थप्पड़ मार के देख पे बैठाती, खा जब तक है जान, खा ताकि तेरा दिल भर जाए। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, नियत नहीं भरती, दिल तो भर जाता है। तो लिखिए मेरा बेटा, हेडिंग डाल दो, लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट, सब्सटेंस, सब्सटेंस, substance that is consumed entirely, substance that is consumed entirely during a reaction, substance that is consumed entirely during a reaction, substance that is consumed entirely during a reaction in order to stop product formation, substance that is consumed entirely during a reaction in order to stop product formation is called LR, L capital R capital। LR किसका abbreviation होगा, limiting reactant। substance that is consumed entirely during reaction
in order to stop product formation is called limiting reactant. और नीचे एक और जुमला लिख दो, it gives minimum amount of products, it gives minimum amount of products, it gives minimum amount of products. नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, एक्सेस रिएक्टेंट्स, एक्सेस रिएक्टेंट्स। देखो मेरा बेटा, आपने एक रिएक्शन में 10 ग्राम रिएक्टेंट डाला तो मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 10 ग्राम। आपने एक रिएक्टेंट में 1000 ग्राम रिएक्टेंट इस्तेमाल किया तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 1000 ग्राम। अब बताओ 10 और 1000 से कंपेयर करो तो कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग होगा? 10, क्योंकि ये क्वांटिटी में क्या है? कम, तो प्रोडक्ट का अमाउंट भी क्या देगा? कम। और जो रिएक्टेंट क्वांटिटी में ज्यादा हो तो प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी? ज्यादा। उसको क्या कहेंगे मेरी बेटी? एक्सेस रिएक्टेंट। नहीं, ये हम बताएंगे कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे मेरा बेटा। लिखे, सब्सटेंस दैट इज not consumed entirely, substance that is not consumed entirely during reaction, substance that is not consumed entirely during reaction is called excess reactant. Substance that is not consumed entirely during reaction is called excess reactants. और नीचे लिख दें, it gives greater amount of products, it gives greater amount of products. कोई एतराज किसी को बेटा? ये प्रोडक्ट का अमाउंट क्या देता है? ज्यादा। अब उसके बाद ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड किसको कहते हैं? यील्ड। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं, आपको एक सवाल न्यूमेरिकल करा के दिखाता हूं, आपसे कैसे पूछ सकते हैं। 2SO2 प्लस O2 एरो 2SO3 कह रहा है अगर ये 50 ग्राम है और ये भी 50 ग्राम है। अब इतने चालाक हैं, दोनों के मास से सेम कर दिए, देख के तो नहीं बता सकते आप। आपसे बोल रहा है इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, दोनों के क्या निकाल लेंगे? मोल्स। जिसके मोल ज्यादा वो एक्सेस और जिसके मोल कम। मगर यहां पर भी फार्मूला दिमाग में रखो, एन निकालने का फार्मूला क्या रखोगे मेरे बच्चों? मास अपॉन, बस यहां मोलर मास नहीं रखना है, यहां पर भी क्या रखना है? मॉलिक्यूलर मास। अब निकाल लो बेटा, मैं निकाल रहा हूं एन ऑफ SO2, मास दिया हुआ है 50 अपॉन 32 प्लस 32 कितना हो गया? 64। 64 टू जा 128। एन ऑफ O2 बताओ 50 अपॉन ये क्या रखूंगा? 16 टू जा 32। अब कॉमन सेंस लगाओ, हमें कोई सोल्यूशन तो नहीं दिखाना ना। मेरी बेटियों और बेटों बताओ, जब मैं 128 से 50 को डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, क्योंकि ये छोटा है इससे वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये 32 1 जा 32 जा रहा है, सही है ना, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब बताओ कौन सा लिमिटिंग है बगैर सॉल्व किए? ये क्या होगा? SO2 क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और O2 क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट। किसी को कोई एतराज? सबको समझ में आ गई बात मेरा बेटा? मैंने क्या किया, 128 से 50 को डिवाइड करूं तो ये वैल्यू इससे छोटी है तो डेसिमल लगा के 0 लगाऊंगा। अब 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ गई। और यहाँ पर 32 2 जा 64 होता है, लेकिन 32 1 जा 32 होता है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये कम हो गई, ये ज्यादा। जो कम वो लिमिटिंग, जो ज्यादा वो एक्सेस। एग्रीड? मेरी
मेरी बेटी लिमिटिंग रिएक्टेंट जो क्वांटिटी में कम होता है वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। वही बात है, जो खाना हमें कम मिलता है वो हम एक वक्त में पूरा खा लेते हैं, लेकिन देख वाला खाना वो इंटायरली कंज्यूम नहीं करते, तो वो जो ज्यादा कंज्यूम नहीं करते वो एक्सेस होगा, और जो कंज्यूम कर लेंगे वो लिमिटिंग होगा। देखो बेटा, ये 128 से मैं 50 को डिवाइड, अब मैं करके बता देता हूँ। ये वैल्यू से छोटी है ना मेरा बच्चा, तो डेसिमल लगा के 0, तो ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी ना। लेकिन जब मैं 50 से 32 को डिवाइड करूंगा तो 32 टू जा 64 होता है, 32 वन जा 32, ये वन, फिर डेसिमल लगा के जो लाऊंगा ये 0 पॉइंट वैल्यू आ रही है, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो 0 पॉइंट वैल्यू कम है तो वो लिमिटिंग होगी 1 पॉइंट, क्योंकि हमें सोल्यूशन नहीं दिखाना, हमें सिर्फ पहचानना है आंसर। तो देखो इन्होंने चालाकी क्या की कि इन्होंने मास से सेम कर दिए। बस मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर भी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, यील्ड किसको कहते हैं, यील्ड प्रोडक्ट। और यील्ड की कितनी टाइप्स होती हैं, दो, एक कहलाता है थ्योरेटिकल यील्ड और एक कहलाता है एक्चुअल। किसी केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिले वो क्या कहलाएगा, एक्चुअल यील्ड। और एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो चीज मिले वो क्या कहलाता है, थ्योरेटिकल यील्ड। यानी आप स्टेचोमेट्री लगा के जो भी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल रहे थे वो कौन सी यील्ड थी, थ्योरेटिकल। और बाकायदा केमिकल रिएक्शन से जो चीज मिलेगी उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल यील्ड। तो लिखिए पहले यील्ड, YIELD, और लिख दें इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यील्ड का मतलब इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। सर वो हाँ मेरी
नंबर वन, नंबर वन लिख दें, एक्चुअल यील्ड। नंबर वन टाइप्स लिख लो मेरे बेटा, टू, और नंबर वन लिखो एक्चुअल यील्ड। हाँ, यील्ड का मतलब इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब एक्चुअल यील्ड क्या लिखोगे? इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये नए बिस्किट आए ना, ये बड़े मजे के होते हैं वैसे। मैंने खाना मंगाया है, आलू की। इट इज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, it is amount of products obtained from chemical reactions. It is amount of products obtained from chemical reactions. It is amount of products obtained from chemical reactions. और नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, theoretical yield. नेक्स्ट नंबर टू, theoretical yield. इसमें क्या लिखोगे? It is amount of product obtained. It is amount of product obtained from balanced chemical equation. It is amount of product obtained from balanced chemical equation. अब फार्मूला लिख लो मेरा बेटा, परसेंट यील्ड का क्या फार्मूला होता है? परसेंट यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield मल्टीप्लाई बाय 100। और यहां पे एक जुमला और लिख देना कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय परसेंट यील्ड। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता लगता है परसेंट यील्ड। सोचो, अगर परसेंट यील्ड मेरा बेटा 90% आ रही है तो हमारा रिएक्शन क्या है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर परसेंट यील्ड बिलो 50% आ रही है तो हमारा रिएक्शन प्रॉपर नहीं है, इनइफेक्टिव है। तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय परसेंट यील्ड है मेरा बेटा। देखो बेटा, एक रिएक्शन से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, केमिकल रिएक्शन से। लेबोरेटरी, इंडस्ट्रीज, कहीं पे भी बस केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल से वो कहलाती है मेरी बेटी एक्चुअल यील्ड। और हम सिर्फ कैलकुलेशन से बना रहे हैं कि अगर ये इतना होगा तो ये इतना बनेगा, कैलकुलेशन से, वो क्या कहलाती है? थ्योरेटिकल या ऑब्वियस एक्सपेरिमेंटल। और थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन वाली। देखो भाई, अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 8 ग्राम combustion of CH4 gives 18 ग्राम CO2। अब आपने क्या क्या मालूम करना है? एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन मार्क, थ्योरेटिकल यील्ड क्वेश्चन मार्क, और परसेंट यील्ड क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे, अच्छा इसमें इक्वेशन नहीं भी देंगे, क्या मेरे तमाम बच्चों को मीथेन की कंबस्शन इक्वेशन आती है? क्या है फार्मूला? इक्वेशन CH4 प्लस 2O2 एरो CO2 प्लस 2H2O। बैलेंस इक्वेशन लिख दी मैंने। अब जरा मेरी बात तवज्जो से सुनो, ये कंबस्शन कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल या केमिकल? अब बताओ, ये जो 18 ग्राम प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है CO2, ये कौन सी यील्ड है? एक्चुअल। ये बात समझ में आई? कंबस्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। तो मुझे पहली चीज पता लग गई कि 18 ग्राम CO2 क्या निकला मेरा? एक्चुअल यील्ड। अब मैं कौन सी यील्ड निकालने की कोशिश करूंगा? थ्योरेटिकल। और यकीनन स्टेशियोमेट्री को फॉलो करूंगा। तवज्जो से, यहां पर मीथेन का मास कितना गिवन है? 8 ग्राम। और मुझे CO2 का मास मालूम करना है। स्टेशियोमेट्री का कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई करूं? बड़ा सिंपल है जी, मास मास रिलेशनशिप की मदद से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मैं जो निकाल रहा हूं वो थ्योरेटिकल यील्ड निकाल रहा हूं। गिवन मास 8, मॉलिक्यूलर मास 16, रिक्वायर्ड मास CO2, मॉलिक्यूलर मास 44। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 मल्टीप्लाई 44 अपॉन, क्या सबको 8 का टेबल आता है?
8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब बताओ 22 ग्राम मेरे पास क्या आंसर आ गया, थ्योरेटिकल यील्ड। तो बैलेंस जी बेटा, परसेंट यील्ड निकालने का मेरी बेटी फार्मूला है। ये इसको समझने की कोई बात नहीं, सिर्फ फार्मूला लर्न करना है मेरा बेटा। नीचे मेरा बेटा मैंने लिखा है किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी का कारकर्दगी का किससे पता लगता है, हमें कितना प्रोडक्ट मिला। खुद बताओ, अगर हमें 90% प्रोडक्ट मिल रहा है और एक रिएक्शन से 50% प्रोडक्ट मिल रहा है, तो किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, 90%। तो किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी किससे पता लगती है, परसेंट। अब बताओ मुझे आखिर में क्या निकालना है बेटा, परसेंट यील्ड। बताओ क्या रखूंगा, एक्चुअल यील्ड की जगह क्या रखूंगा 18, थ्योरेटिकल यील्ड की जगह 22 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 का टेबल पढ़ो, 2 9 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 100 9 जा कितना हो गया 900 से। अब मैं 11 को से 900 को क्या कर दूंगा, डिवाइड। अब मैंने 900 और 11, 11 का टेबल पढ़ो के 90 है, 11 8 सा 88। मेरा बेटा यहाँ क्या बचा 2, इस जीरो को मैं नीचे उतारूंगा। अब 11 का टेबल पढ़ो के 20 है, 11 1 सा 11, 9 बचा, डेसिमल लगा के 0, 11 8 सा 88, लानत भेजो 81.8 मेरी परसेंट यील्ड, ये आंसर आ गया। तो केमिकल रिएक्शन से अब यहाँ प्रूव हो गया, केमिकल रिएक्शन से जो यील्ड मिला एक्चुअल, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो यील्ड मिला थ्योरेटिकल। और आप यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं, कौन सी यील्ड हमेशा कम होगी, क्या एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी, बताओ क्यों, ऐसा क्या होगा, एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगी, बताओ कैसे। बस यहाँ पर वो ऑप्शन लिखो जो पीएमसी ने पूछा हुआ है, कि यहाँ पे एक जुमला और भी लिख लो इसी के बाद, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, actual yield is always less than theoretical yield, actual yield is always less than theoretical yield due to reversibility of reaction। क्या हो सकता है, क्या रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, जब रिवर्स होगा रिएक्शन तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कम, ड्यू टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। कोई बात नहीं मेरा बेटा, हम ये तो थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल तो हमारी हाथ में, हम वाला चल उल्टा लेके चलो इस रिएक्शन को, लेकिन रिएक्शन में कुछ भी चांस है। भाई आग चूल्हा बंद कर दिया, अब क्या हुआ, प्रोडक्ट नहीं बना, रुक गया अपनी जगह जाके, तो यकीनन क्या मिलेगी, क्वांटिटी कम मिलेगी। हाँ सही है, लेकिन यहाँ पर ये उन्होंने पीएमसी ने पूछ लिया, भाई अगर देखो ना ऐसा क्यों हो रहा है, भाई एक्चुअली यील्ड हमेशा कम आ रही है, तो कुछ तो जवाब होगा ना। भाई हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं एक्सपेरिमेंटली कम क्यों आ रहा है, हमारा रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, एक ही जवाब उसका सबसे बेस्ट है। भाई हमने चूल्हा बंद कर दिया, नहीं चूल्हा नहीं बंद किया, फिर भाई हमने बंदे को बाहर सामान लेने भेज दिया, अच्छा नहीं भेजा, फिर तो बेहतर ये मैं बोला भाई एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि रिएक्शन रिवर्स हो जाए, इसमें बंदा खड़ा भी होगा तो रिवर्स हो सकता है। ये बताओ, ये हमने डेफिनेशन बता दी, कंबसन कौन सा रिएक्शन है, केमिकल। तो केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट यील्ड मिला 18 ग्राम CO2, ये कौन सी यील्ड मिली, एक्चुअल। और जो मैंने अभी निकाला बैलेंस केमिकल इक्वेशन से CO2 का मास 22 ग्राम, ये कौन सी यील्ड आ गई, थ्योरेटिकल। बिल्कुल परसेंट यील्ड ही पूछेगा, वो तो मैंने तीनों अलग अलग करके बता दिया। और ये माशाल्लाह 30 की छाया आ गई आज, फ्री की कम से कम 11 12 का हो जाती है, 11 मल्टीप्लाई बाय 40 करो, 440 रुपीज ये, सॉरी एवरी डे, नहीं नहीं नहीं, एवरी डे नहीं नहीं नहीं, नीडो
प्योर मिल्क, यहाँ पर प्योर मिल्क की होती है, जो ना जो मिल्क पैक आता है ना, यहाँ वहां की होती है। और दूसरा वाला, अब मैं अगर ये फरमाइश करूं यार वो नेस्ले की मंगाओ, जो मिले, दूसरी जगह जाता हूँ एवरीडे, तीसरी जगह जाता हूँ वहां पे टी बैग, अब मैं मना करूं मैं टी बैग पीना है पियो वरना कटो, तो बेहतर है कि शराफत से पी लो, आपके पैसे लग रहे हैं सिर्फ, और थोड़ा गला भी बेहतर हो रहा है, तो जो भी मिले ना फ्री में, ये हम फरमाइशें कहाँ कर सकते हैं? घर में, वो मैं घर में भी नहीं करता। हाँ, असल जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना मेरे बेटा, उनका फिर वॉइस का बड़ा मसला होता है, इसलिए तो जितना गर्म पानी पियेंगे ना, नहीं, और आप लोग भी याद रखो कि गर्म पानी ही पियो, गर्म का मतलब टैप वाटर पियो, इससे आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठंडा पानी पीने से वेट भी बढ़ता है। आई पिछला 3-4 सालों से आई रिटेन माई वेट 35 की ओनली, प्लस 30 के, तो 16 साल में, 16 साल का जाता तो उस वक्त भी मेरा इतना ही वेट था, अब 20 साल कुछ महीने का हुआ अभी भी उतना ही, 65 18। अच्छा भाई, सबने लिख लिया? अब आ जाए, हमारे पास रह गई हैं 3 से 4 डेफिनेशन है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट सेटिंग डाल दो ताकि हम कल के दिन में मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को फोकस करते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो सबसे पहले अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, मोल। मोल पे एक लंबी चौड़ी बहस है। मोल पहले आप लिखें जो पुरानी किताबों में लिखी हुई है, किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना, क्या नाम होगा उसका? किसी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना, 3 नाम देंगे हम इसको, ग्राम एटम, ग्राम मोल, मोल। किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल या सिंपल मोल। और किसी फार्मूला मास के, किसी फार्मूले के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा? ग्राम फार्मूला या ग्राम मोल या सिंपल मोल। मैं 3 नाम ले रहा हूं, अगर एटम है ग्राम एटम, ग्राम एटम, या दूसरा नाम क्या होगा? ग्राम मोल या मोल। अगर वो मॉलिक्यूल है तो क्या नाम होगा उसका? ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल या मोल। और अगर वो फार्मूला है तो ग्राम फार्मूला, ग्राम मोल या सिंपल मोल। तो लिखे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams is, atomic mass of an element expressed in grams is called gram atom, gram mole or mole. Atomic mass of an element expressed in gram is called gram atom, gram mole और मोल। खास तौर पर मैंने ये वर्ड लगाया, क्यों लगाया ग्राम एटम? क्या इससे पहले मेरे बच्चों को पता था कि ग्राम एटम को भी मोल कहते हैं? नहीं पता था। ये सवाल एनटीएस ने दिया, उसके बाद मैंने डेफिनेशन का इजाफा कर दिया। क्या भाई उन्होंने दिया था एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन इतना है, सल्फर इतना है और ऑक्सीजन इतना ग्राम एटम है। अब बच्चे समझे कि शायद ये भी ग्राम दिया हुआ है, नहीं, ग्राम एटम का मतलब भी क्या कहलाएगा? मोल कहलाएगा। दूसरी बात लिखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अच्छा मॉलिक्यूलर मास किसका होगा? कोवेलेंट का या आयनिक का? कोवेलेंट का। molecular mass of a covalent compound, molecular mass of a covalent compound expressed in gram, molecular mass of a covalent compound expressed in gram is called, क्या लिखोगे अब? ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला, सॉरी, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मोल, मोल। Molecular mass of a covalent compound expressed in gram is called gram molecule, gram mole, mole. फार्मूला मास किसका होगा? कोवेलेंट कंपाउंड का या आयनिक कंपाउंड का? और तीसरी डेफिनेशन लिख दो, फार्मूला मास ऑफ एन ionic compound, you know that again I do care vowel, an ionic, ANN और
I'm trying my best to get the entire satisfaction in your English along with your chemistry. I'm trying to improve your both subjects, English and chemistry. English and chemistry. I know that you people are very much good at English, but English, English. समझ में नहीं आया तो बोलते हैं English. Formula mass of an ionic compound expressed in gram is called, क्या लिखोगे? ग्राम फॉर्मूला, ग्राम मोल, मोल. एक और मोल की डेफिनेशन लिखो. फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड expressed in gram, formula mass of an ionic compound expressed in gram is called gram formula, gram mole और मोल. हाँ लिख ली ना, वो दोबारा रिपीट किया मैंने. अच्छा अब एक और डेफिनेशन बताऊं. अब जब दूसरी किताबों में एक और चीज भी लिखी हुई है, अब इन्होंने ग्राम लगा के दे दिया. कोई बात नहीं बेटा, शुक्र है ये नहीं बोला सर 12 बज गया. आप कोई बात नहीं बेटा, देखो सर भी तो 10 मिनट ऊपर लेके जाते हैं ना. फिजिक्स के सर, फिजिक्स के सर, फिजिक्स के सर ना 10 मिनट ऊपर लेके जाते हैं. मतलब 1 बजे नमाज का टाइम है, 1:05 पे खत्म हो जाएगी नमाज. अच्छा ये बताओ 2:30 बजे भी नमाज का टाइम रहता है ना, है ना? अच्छा घर में कसम से इतना चालाक है, इसने बोला कि यार नमाज का बोल दो छुट्टी हो जाएगी. चलो ग्राम लगा हुआ मिला, तो अब मैं कैसे कहूंगा? ग्राम एटॉमिक मास किसी एटम का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल का, ग्राम फॉर्मूला मास किसी फॉर्मूले का. सब में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. कितने? 6.02 10 की पावर 23. तो लिख दें ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, कोमा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, कोमा, कोमा, कोमे में जले मत जाना, कोमा लगाना है. ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस which contain, gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass of a substance which contain 6.02 multiply 10 power 23 particles. 6.02 multiply 10 power 23 particles is called mole. एक एग्जाम्पल आप देख लो. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ NaCl. जरा तवज्जो मेरा बेटा. एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम, एक CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44 और इसका कितना होगा? 58.5 ग्राम. अब बताओ ये जो 12 ग्राम है कार्बन का, ये ग्राम एटॉमिक मास है. 44 ग्राम क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है. 58.5 क्या है? ग्राम फार्मूला मास है. सब में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02. यहाँ क्या लगाऊं? एटम मॉलिक्यूल फार्मूला, एटम्स. यहाँ क्या लगाऊं? मॉलिक्यूल्स. और यहाँ क्या लगाऊं? फार्मूला. खत्म. ये नोट कर लें. अब तक चैप्टर हमारे कंट्रोल में मेरे बच्चों. चैप्टर 1 इज स्टिल इन आवर कंट्रोल. हम इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह ताला हम तारीख को तोड़ेंगे और दूसरे बैचेस से ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह. क्या कह रहे हो मेरे बेटा? थोड़ा आराम आराम से बोलो.